अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानता हूं कि आप बहुत जल्दी में हैं, आपकी एक मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, इसलिए मैं फटाफट अपने सवाल पूछ लेता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप सरल शब्दों में हमारे देश के जो आम लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया आपने उन्हें। आपने ये तो कह दिया कि कोई नया टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा जादू करेंगे जिससे कि कल के बाद से सब बदल जाएगा। वो लोगों को दिख नहीं रहा है। सुधीर जी, पहली बात तो मैं कहूँ, जहाँ पूरी दुनिया महामारी से चिंतित है, विचलित है, और सबके सामने चुनौती ये है, बहुत सारी देश की सरकारें ये चाहती हैं, कोई जान बचाना चाहती है, कोई अर्थव्यवस्था बचाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार ने पहले दिन से बड़ा स्पष्ट रखा, जान है तो जहान है। जान भी बचाई, दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर देशों में भारत एक है। और फिर हमने जब आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए तो उसके माध्यम से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लाभ मिला आपको कि हमारी अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी भी हुई, और 4 महीनों में पिछले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी की कलेक्शन भी हुई। तो इस बार बजट बनाते हम सबके सामने चुनौती ये थी, क्या किया जाए। पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा कर्ज लिया है, लेकिन देश की मदद की, जनता की मदद की। बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया कि कोविड टैक्स लगेगा, वैक्सीन लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, या तो उसके बारे में टैक्स लगेगा, कुछ और करना पड़ेगा। हमने इस बजट में एक भी नए टैक्स प्रपोजल के साथ नहीं आए, किसी के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। दूसरी ओर सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 34.5% बढ़ाया, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये हम ज़्यादा खर्च करेंगे। जैसे सड़कों के ऊपर 1,18,000 करोड़ खर्च करेंगे, रेलवे के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,10,000 करोड़ का है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने जा रहे हैं, 137% ज़्यादा है। इसमें कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ हो, या फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 64,180 करोड़ की बात हो। हम अपने किसान भाइयों के लिए पहले से ज़्यादा करके दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि तो देंगे ही 65,000 करोड़, मनरेगा में 73,000 करोड़ का बजट रखा गया है, और एग्रीकल्चर में भी एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर देश के किसानों के लिए आधारभूत ढांचा बनाएंगे, और इससे भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसानों की आय को अगले 2 वर्षों में दुगनी। परिस्थितियां ऐसी भी थी कि देश की सरकार के पास अपने पास ही पैसा ज़्यादा नहीं था, 5 लाख करोड़ और ज़्यादा लेना पड़ा। कुल मिलाकर 12-12.5 लाख करोड़ रुपये का कर्जा भारत सरकार को लेना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी देश के लोगों को 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया, जिसमें किसी की घर जमीन गिरवी नहीं रखा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल था, अतिरिक्त पूंजी निवेश था। और इसके अलावा हमने अलग अलग कंपनीज को ये भी सहायता दी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो भी हमने अपनी ओर से दिया, 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉय का, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि का 24% हिस्सा भारत सरकार ने दिया। अब भी हम कह रहे हैं जो नौकरी से निकाला उसको वापस रखो, अगले 2 साल तक का ईपीएफओ में पैसा हम लोग देंगे। फिर जो लोगों के बैंकों की किस्तें वापस देनी थी, मूलधन और ब्याज, हमने दोनों के लिए कहा कि हम इसको 6 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया, उनको राहत दे दी। फिर 2 करोड़ तक के जिनके अकाउंट थे उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। एक के बाद दूसरी सुविधा उनको दी है हमने, और इसके अलावा भी बहुत सारे कदम और उठाए। किसी की इक्विटी कंपनी में ख़त्म हो गई तो इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए 75 लाख रुपए तक दिया। किसी का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रुका हुआ तो स्वामी फंड से उसको पैसा दिया। बैंकों को और पैसा देने की हमने सुविधा दी। कंपनियों की जो एमएसएमई की जो एक डेफिनेशन थी, हमने उसको चेंज करने का काम किया। उसको 50 करोड़ की बजाय 250 करोड़ की टर्नओवर तक हम ले गए, मीडियम स्केल की इंडस्ट्री को। उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग इसमें रह गए हों, सबको ना लाभ मिल पाया हो, लेकिन सरकार ने महामारी के समय में भी हर किसी के हाथ में पैसा देने का काम किया। और गरीब के लिए तो 80 करोड़ गरीबों के लिए 8 महीने तक राशन मुफ्त में दिया। इसके अलावा 30 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपये हमने डाल के किया।
3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग के खाते में हमने 3,000 करोड़ डाला। आप कह रहे हैं कि किसानों जो को तो बजट में 9 करना था, करोड़ वो आप किसानों पहले को ही हमने कर चुके हैं। 1,10,000 करोड़ रुपया दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं आगे भी कर रहे हैं। देखिए ना, मनरेगा को हमने 73,000 करोड़ का बजट अब रखा है, कांग्रेस के टाइम पे 30,000 करोड़ का था। हमने किसान सम्मान निधि इस साल के लिए 65,000 करोड़ का रखा है, कांग्रेस के टाइम 0 था। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, किसानों के लिए हमने उनकी जो लागत प्लस 50% मुनाफा हमने लागू किया स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का। फिर हमने किसानों के लिए ना बीज की कमी आने दी, ना खाद की कमी आने दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमने किसानों को 70,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया। और तो और, आप तो क्योंकि लाल किले पर भी गए थे, मैंने आपका शो कम से कम 2-3 बार वो देखा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके लिए रिपोर्टिंग भी जो की, मैं देश के किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जितना यूपीए ने 5 साल में एमएसपी पे पैसा दिया, वो 3,75,000 करोड़ था यूपीए का। मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपया दिया 5 साल में, 2.5 गुना ज़्यादा कांग्रेस से। और जो गेहूं की खरीद 73% बढ़ाई, धान की खरीद 114% बढ़ाई, और मूल्य भी गेहूं और धान का 43% ज़्यादा दिया। दलहन तिलहन के मूल्य 65-70% ज़्यादा दिए। तो आप कुल मिलाकर देखिए, खरीद केंद्र भी हमने दुगने कर दिए। हमने तो किसान के हित में ही सारे कदम उठाए। और तीनों कानूनों से लाभ सुधीर जी ये होगा कि इनका अब आय दुगनी हो जाएगी अगले 2-3 साल में। और दूसरा, जो एपीएमसी को बंद करने की बात करते हैं, बिल्कुल झूठ है। हमने एपीएमसी को सशक्त करने के लिए कंप्यूटराइजेशन भी किया। 1,000 मंडियों को पिछले बजट में जोड़ा था, 1,000 मंडियों को इस साल जोड़ने वाले हैं। इससे पता चलता है कि 1,000 एपीएमसी पिछले साल, 1,000 अब जोड़े। तो देश भर की हम उन सब एपीएमसी को उनका सुधार कर रहे हैं, ई नाम से जोड़ रहे हैं। इससे किसान को लाभ मिलेगा। आज निर्मला जी ने अपने और ये जो भाषण में- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम ला रहे हैं जी। और ये सेस भी जो हमने लगाया है जी, आज निर्मला जी ने अपने भाषण में क्रिकेट का उदाहरण दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय जो आपकी टीम है, यानी भारत सरकार का जो कैबिनेट है, इसकी तुलना आप भारत की उस टीम से कर रहे हैं जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आई है? कि एक बार तो ऐसा हुआ जब 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे और अब उसके बाद फिर शानदार वापसी की। इस बजट को आप उसी तरह की एक पारी मानते हैं? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को तो वहाँ पर जिस तरह से स्लेजिंग की गई, जिन परिस्थितियों में भारत की टीम थी कि पहली बार तो 35-36 रन पर आउट हो गई पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद से जिस तरह से रिकवरी की, वो बहुत शानदार थी। देखिए, उनको जितना श्रेय दिया जाए, यंगस्टर्स की टीम थी। और मैं जब बीसीसीआई का जॉइंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट था, मैंने तब अपने उन 6-7 सालों में भारतीय क्रिकेट टीम की बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया अंडर-19 और इंडिया के बहुत सारे टूर्स शुरू करवाए, जिसके कारण हमारी सेकंड लाइन खड़ी हो, और आईपीएल से भी उसको लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पर हमारी सेकंड लाइन है, उसमें बहुत अच्छा किया। यहाँ तो मोदी जैसा नेता हमें मिला है। वहाँ तो विदेशी लोगों से लड़ रहे थे, यहाँ कुछ लोग देश में ही रहकर वहाँ वालों का काम कर लेते हैं, तो हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो निर्मला जी ने भी आज खूब चौके छक्के मारे, मैं तो कहूँगा मैन ऑफ द मैच हैं। तो क्योंकि आपकी भी आज जिस तरह जो से स्लेजिंग इंडियन टीम की हो रही थी वहां, वो स्लेजिंग आपकी यहां हो रही है फेक न्यूज के माध्यम से। देखिए, ये तो एक नई चिंता का विषय फेक न्यूज़ बन गया है, और जो लोग ये करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मैं 5 वर्ष तक सुधीर जी पार्लियामेंट की आईटी कमेटी का चेयरमैन रहा। मैंने कई बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के बात की। मेरा प्रश्न उस पर कई बार ये भी उनसे होता था कि अगर पीसीआई में 28 मेंबर हैं और 20 आपके अखबार के मालिक ही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन में भी वही है कि अगर मालिक ही सब वहाँ पर हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर के नाते कोई तो संस्था हो। क्या हम समाचार पत्रों की और टीवी चैनल्स की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय नहीं करेंगे? जो आपको सवाल उठाने पड़ते हैं वो इन संस्थाओं को उठाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि उन संस्थाओं में भी कोई व्यक्तिगत कोई सुधार आए, ताकि उसमें भी
पेपर्स को, न्यूज़ चैनल्स को, अब तो डिजिटल मीडिया भी आ गया, उनको भी अकाउंटेबल तय किया जाए। ये कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार तो आपको मौका देती है अपनी पूरी बात रखने का। जी अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या उससे भारत को नुकसान हो रहा है? अगर भारत को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है। और कोई सांसद गलत ट्वीट कर दे, माफ़ी भी ना मांगे, अहंकार में जिए और देश के राष्ट्रपति का अपमान कर दे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं तो बात होगी। कोई ना कोई तो उनको जवाबदेह तय करेगा। कौन करेगा? तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सरकार मुझे लगता है देश के सामने कुछ बड़े प्रश्न हैं। जी अगर मोदी सरकार का किसान हितैषी है, जी जी, आपको लगता है कि आगे और सख्ती की जरूरत है? ये जो एफआईआर वगैरह हो रही हैं, यही सही सॉल्यूशन है? बीच में आकर उसका दुरुपयोग करें? जी देखिए, मेरा मानना है एक मैच्योर्ड सोसाइटी और एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, और हर संस्था में वो कभी ना कभी आनी चाहिए। अब मीडिया में कितनी जल्दी आएगी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में वो आनी चाहिए। जी अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।